सर जय हिंद। रणजीत कुमार तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू रणजीत सर, आपने एक बार फिर से समय दिया। नॉर्थ ईस्ट में मैं एक हलचल सी देख रहा हूं। हाल ही में मैंने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल के कैंप के ऊपर अटैक होता है। वहां पर 3 से 4 जवान हमारे घायल हो जाते हैं। फिर तिनसुकिया में जो है वहां पर उल्फा और एनएससीएन जो है वो इंडियन आर्मी के कैंप पर, जहां पर सर शायद एक ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, वहां पर तिनसुकिया में उसके ऊपर अटैक करते हैं। 1-2 अटैक और होते हैं। कैसे हम मणि नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकी संगठन है, उल्फा, एनएससीएन के कई ग्रुप हैं, पीएलए है, फिर कई और कुकी माइते, सबके अलग अलग संगठन हैं। कैसे हम इन संगठनों को लें? क्या इनकी मांगे हैं? और क्या वाकई में भारत से अलग होना चाहते हैं? और अगर अलग होना चाहते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये सर कई तो ऐसे हैं जो कट्टर हिंदू हैं। हाँ सर। सर ऐसा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर। और इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होती। जी हमेशा इंसर्जेंसी के ऊपर तो चर्चा होती है, मिलिट्री एक्शन के ऊपर या इंसर्जेंट के द्वारा किए गए एक्शन पे चर्चा होती है। लेकिन ये संगठन कौन कौन से हैं, क्यों हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करता। जड़ यही है, जब हम जड़ को पकड़ेंगे तो बीमारी अपने आप खत्म होगी। तो सर जैसे कि आपका सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट का, पूरे ही नॉर्थ ईस्ट का, तो सर बिल्कुल। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतने इंसर्जेंट संगठन है, इतने ग्रुप्स है कि सर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास जी करूंगा। और मैं जो बातें बताऊंगा सर, एक कागजी बातें नहीं होंगी जो आप मीडिया से सुनते हैं या टीवी न्यूज वगैरह में या कहीं से भी आप किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन से सुनते हो, वो जी नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मैंने किया है, जो मैंने समझा है, यानी ग्राउंड नॉलेज बताऊंगा सर। ओके। तो सर इंसर्जेंसी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी है तो वो स्टेट है मणिपुर, जैसा कि आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो मणिपुर के बारे में अगर हम बात करें तो वहां मेनली 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइब्स भी मतलब मेनली आपके 3 प्रकार से हैं। देखिए, आप पूरे मणिपुर को आप 2 हिस्से में बांट लें, एक वैली और दूसरा हिल्स। तो हिल्स। वैली जो है आपका इम्फाल वैली, मतलब इम्फाल सिटी और उसका सराउंडिंग एरिया, वो वैली है, प्लेन्स इलाका है सर। तो जी। वहां जो रहने वाले लोग हैं वो मैते लोग हैं सर, मैते ओके। हैं। और जो हिल्स में रहने वाले लोग हैं वो नागा है, कुकीज है, बाइते हैं, पाइते हैं, मार है। यानी नागा और कुकी 2 बड़े ट्राइब्स हैं और बाकी छोटे छोटे और भी ट्राइब्स हैं। तो सर जो नॉर्थ मणिपुर के हिल्स हैं सर, वो नागा है। जो साउथ मणिपुर के हिल्स हैं वो कुकी हैं। और बीच में रहते हैं अपने मैते लोग। तो गवर्नमेंट के ऊपर या हर चीज के ऊपर मैते लोगों का प्रभाव है, जी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी मैते लोगों का प्रभाव है। लेकिन किन्हीं मांगों को लेकर के मैते लोगों का मतलब अपना कई सारा इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि मतलब भारत से अलग होने की बात करता है। जैसे कि पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। दूसरा ग्रुप है उनका यूएनएलएफ, जिसे हम यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट कहते हैं। तीसरा जी। है केसीपी। केसीपी मींस कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी। अब कांगलेई पाक क्या है? मणिपुर का पुराना नाम है कांगलेई पाक। ओके। और जो आपने देखा होगा वहां पे जो एक जो फोर्ट है जहां पे पहले 17 असम राइफल का वो मतलब कैंप था, बाद में उसको जी मतलब फौज ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया। 2004 में एक मनोरमा देवी कांड हुआ था। तो कांगला फोर्ट है, वो राजा का किला है उनका। जो जब मणिपुर 1949 तक क्या था, प्रिंसली स्टेट था। 49 जी। में वो और शिलोंग एग्रीमेंट के तहत वो भारत में शामिल हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये तब की बात है। तो मैं ये बता रहा था इंसर्जेंट ग्रुप का, मैते का। तो मैंने यूएनएलएफ बता दिया, पीएलए बता दिया, केसीपी बता दिया। नेक्स्ट है प्रीपाक। प्रीपाक मींस PREPAK, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ कांगलेई पाक। और जैसा कि ओके। मैंने बताया कि कांगलेई पाक मणिपुर का नाम है, यानी मणिपुरी लोग अपने स्टेट को कांगलेई पाक कहते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, इसी प्रकार से सर बहुत सारे ग्रुप है, रोज नए ग्रुप बन जाते हैं। तो इनका मांग है इंडिपेंडेंट सोवरेन मणिपुर, यानी ये अपना मणिपुर को भारत से अलग एक कंट्री बनाना चाहते हैं। इसके लिए इनके जो कैंप्स हैं म्यांमार में है। और चाइना से इन्हें मदद मिलती है, चाइना से वेपन मिलता है, चाइना से पैसा मिलता है। और चाइना से ही नहीं मिलता है, जो भी भारत के दुश्मन देश है सभी से मिलता है। एक अलग बात है कि जो हमारे मेनलैंड की मीडिया में
इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होती। सेंडके में एक पटाखा भी फूटता है तो मतलब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि पाकिस्तान की वजह से ऐसा हुआ है। बट यहाँ पे बड़े बड़े मतलब ब्लास्ट होते हैं, सिविलियंस भी मारे जाते हैं, फौजी भी मारे जाते हैं, लेकिन कहीं मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं होती है। अब होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियो बनाते हैं और किसी मीडिया हाउस को भेज देते हैं या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से फैल जाता है, इसलिए अब ये बात होने लगी है। अब छोटा सा भी मतलब कुछ होता है तो बाकी मतलब भारत के बाकी कोने में बात पहुंच रही है, लेकिन आज भी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में खासकर मणिपुर में मीडिया के लोग जाने से आज भी कतराते हैं, वो उसे कवर नहीं करना चाहते। तो ये बात हो रही थी मैते ग्रुप्स की। तो मैते लोग सर बेसिकली हिंदू लोग हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स भी हैं जिन्हें पंगाल कहते हैं, और कुछ लोग आजकल क्रिश्चियन भी बन गए हैं, बट मेजर मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम हिंदू ही है। लेकिन कुछ लोग आज भी मतलब है जो कि एक सनमाइनिज्म एक उनका धर्म है, शायद मैं बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मणिपुरी टाइप का नहीं होगा, एक सनमाही करके उनके गॉड है, मतलब उनकी वो पूजा करते हैं। तो सर जो भी पूजा करने वाले लोग हैं वो तो हिंदू ही है, तो कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं और बाकी लोग राम बोल रहा हूँ, कृष्ण के बहुत बड़े उपासक हैं। इस्कॉन टेम्पल है वहाँ, गोविंद टेम्पल, तो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। तो बेसिकली वो लोग हिंदू हैं और यही हिंदू लोग भारत से अलग होना चाहते हैं। सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि जो हिंदू हैं वो भारत से अलग होना चाहते हैं। अब बात करूंगा सर कुकी की। कुकी पहाड़ों में रहते हैं जी, 100% क्रिश्चियन है। तो कुकी के बहुत सारे ग्रुप है, जैसे KNA कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रेवोल्यूशनरी फ्रंट, ऐसे करके UKLF यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, KNF मतलब कुकी नेशनल फ्रंट अभी नाम ले लिया, ये दो और छोटे छोटे संगठन, ये सारे कुकी ग्रुप्स है। तो कुकी भारत से अलग नहीं होना चाहते हैं, कुकी भारत के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, वो स्टेट की डिमांड जरूर करते हैं, अपने लिए कुकी लैंड की मांग करते हैं। उसे कभी जो लैंड बोल दिया जाता है, कभी कुकी लैंड बोल दिया जाता है। देखिए कुकी कम्युनिटी जो है, कुकी जो जो आपके म्यांमार में चीन कम्युनिटी है, चीन स्टेट में चीन, और हमारे जो मिजोरम के मिजो लोग हैं, ये लगभग एक जैसे हैं। तो ये कुकी लोग ये सारे को मिला के एक जोलैंड, पहले कुकी लैंड की डिमांड कर रहे थे, आज ये जोलैंड की डिमांड करते हैं। और ये चाहते हैं कि म्यांमार में भी जो इनके भाई हैं, जैसे चीन मतलब चीन एक कम्युनिटी का नाम है, कुकी लोग भी है, मिजो लोग भी हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाए। तो हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कुकी और चीन को एक ही मान सकते हैं हम, अलग नहीं मान सकते हैं। मुझे तो लगता है एक ही है। ये जो चीन ट्राइब्स है, म्यांमार की ट्राइब्स है, वो उसको भी भारत में शामिल करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है, होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, बट ऐसा होता है तो ये तो भारत के फायदे की बात है। और वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि आई एम प्राउड इंडियन, वो मतलब अपने आप को इंडियन में प्राउड महसूस करते हैं। कभी एक टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं। बट आज भी बहुत सारे लोग जो दूसरे कम्युनिटी के नागाज है, वो आज भी अपने आप को इंडियंस नहीं कहते, वो अपने आप को नागा कहते हैं और बोलते हैं कि नागा और इंडियंस दोनों डिफरेंट है, इंडियन है और नागा नागा है। तो ये तो सर मैते और कुकी की बात हो गई। नागा कम्युनिटी मणिपुर में, जैसा कि मैंने बताया कि साउथ हिल्स जो साउदर्न हिल्स है, वहां पे कुकी लोग हैं और दूसरे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो मेजर ट्राइब्स है नागा, तो नागा सर, जो नागा ट्राइब है, तो नागा को आज क्या चाहिए, ग्रेटर नागालैंड, जो NSCN IM है, मैं सिर्फ IM की बात कर रहा हूँ, बाकी नागा ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो NSCN IM है यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, तो मुइवा का अभी आपने देखा होगा, अभी वो लौटे हैं, जो इनका नागालैंड में इनका हैब्रोन कैंप है, उनका जनरल हेडक्वार्टर है, तो वहां से लौटे हैं अपने गांव में, उखरुल डिस्ट्रिक्ट के सोंदल में। तो आपने इनका स्टेटमेंट वगैरह भी देखा ही होगा। तो इनका अब क्या है, ग्रेटर नागालैंड, उसमें मणिपुर के सारे हिल डिस्ट्रिक्ट शामिल है, पूरा नागालैंड शामिल, ईस्टर्न अरुणाचल शामिल है, असम के कुछ एरिया शामिल है। इनको शामिल इन सारे एरिया को यूनिफाइड करके वो इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं, जिसका अपना फ्लैग हो, अपनी करेंसी हो,
बहुत सारी चीज अपनाए, बट पहले ये चाहते थे इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन जी। जब इनका मतलब गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक शुरू हुआ, तब से इन्होंने अपना डिमांड छोड़ दिया और ये अपना मतलब स्वायत्त शासी मतलब शासन के ऊपर आ गए, ऑटोनोमस के ऊपर। बट ये अभी तक हो नहीं पाया है। 2015 से ये इसका एक बातचीत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये NSCN-IM के बीच में चल रहा है, जो कि NSCN-IM गवर्नमेंट के साथ सीज फायर में है। दूसरा ठीक। बड़ा ग्रुप है सर NSCN-K, ये मीन्स ओके। खाफलांग। तो खाफलांग क्या है? खाफलांग बेसिकली NSCN-K का मतलब ज्यादा जो मतलब एरिया है, जो इनका वर्चस्व का इलाका है, वो म्यांमार में, जो ओके। म्यांमार में नागा हिल रीजन है, वहां पे ये लोग ज्यादा है। और इधर भी है, अपने नागालैंड मणिपुर में भी है, लेकिन इनका ज्यादा जो दबदबा है म्यांमार में, क्योंकि जो नागा कम्युनिटी है सर, वो भारत और म्यांमार दोनों के बीच में बटी हुई है। आधे नागा ठीक। इंडिया में, आधे म्यांमार में, आधे कुकी इंडिया में, आधे म्यांमार में। ये जो सर मतलब है, जो डिवाइडेशन हुआ था इंडिया और म्यांमार का, वो अंग्रेजों ने जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा किया। या तो जो इस प्रकार की जो हिल ट्राइब्स थी, पूरा का पूरा वो म्यांमार में रखते या पूरा का पूरा इंडिया में रखते, तो प्रॉब्लम नहीं आती। ऊपर से उन्होंने FMR दिया, फ्री मूव रिजिम, यानी कि 15-20 किलोमीटर तक इधर का इंडिया का ट्राइब्स म्यांमार जा सकता है, म्यांमार का इधर आ सकता है, तो आप फेंसिंग कर नहीं सकते। तो इसके जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग होगी, इसके जरिए घुसपैठ होगा। तो जी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है सर। उसको मतलब कोई बोले कि हम उसको ठीक कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल ठीक। कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट ठीक नहीं कर सकते हैं। ये जो मतलब पार्टीशन ही जो हुआ है, हम हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात करते हैं, लेकिन जो इंडिया और म्यांमार का जो पार्टीशन हुआ है सर, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, और इसके ऊपर ओके। किसी ने बात नहीं की। जानबूझ के अंग्रेजों ने इस प्रकार का प्रॉब्लम छोड़ा कि मतलब ये रीजन आपस में उलझा रहे और डेवलपमेंट ना हो पाए। वही चीज भारत पाकिस्तान के बीच में भी है सर। भारत और पाकिस्तान भी इसलिए बिल्कुल कि बिल्कुल। ये दोनों उलझे रहे और डेवलप ना हो पाए। मेरा ऐसा मानना है, इंडिया एग्री। पाकिस्तान लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं कम होगा। इतना है कि जी। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट कम है वहां, और हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा भी पैसा थोड़ा सा इधर उधर तो खर्च हाँ, हो रहा है ना। बिल्कुल। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम सर मेरा मानना है म्यांमार और इंडिया के बीच में, ये जो हिल ट्राइब्स को जो बांटा गया, गलत तरीके से बांटा गया, और इंसर्जेंसी की जड़ भी यही है सर। ये पूरे बिल्कुल। ट्राइब्स या तो इंडिया में होते या तो म्यांमार में होते। ऊपर से सर, जैसे कि मैंने बताया IM का, और जो ये है, तो ये चाहती है कि जो मतलब म्यांमार के अंदर नागा एरिया है और इंडिया के अंदर नागा एरिया यूनाइट होकर के इंडिपेंडेंट स्वर्जिंग कंट्री बने। तो ये हो ओके। गया के का डिमांड। अब के से और IM से टूट के NSCN के कई ग्रुप्स बने हैं। जैसे अभी म्यांमार के ऊपर अभी असम राइफल ने ड्रोन अटैक करके उनके कमांडर्स को और कैडेट्स को मार गिराया था। NSCN के YA, के का जी। मतलब खपलांग का ही ग्रुप था, वो उससे टूट के बना यांगूंग। मतलब लीडर्स के बीच कभी आपसी वर्चस्व की लड़ाई, या एक दूसरे जी। को मतलब उनके विचारों से जब वो मतलब खुश नहीं होते हैं, तो अपना अलग धड़ा बना लेते हैं, अलग फैक्शन बना लेते हैं। इसी प्रकार से NSCN-R भी है, NSCN ओके। रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। NSCN-U भी है, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, यू का मतलब यूनिफिकेशन, ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल का जो यूनिफिकेशन है, वो है। तो इस टाइप से तमाम कई ग्रुप्स हैं और रोज नए ग्रुप्स बनते हैं। तो ये तो बात थी मणिपुर की सर। अब मणिपुर के अलावा अगर आप सबसे बड़ा स्टेट, अब बड़ा तो नहीं कहूंगा, मणिपुर से सटा हुआ, मणिपुर के साउथ में आप सॉरी नॉर्थ में जाएंगे तो नागालैंड है। जी। तो मणिपुर का नॉर्दर्न हिल्स और नागालैंड मिले हुए हैं, तो सारा नागा कम्युनिटी है। तो जो ग्रुप्स नागा के मणिपुर में है, वही आपके नागालैंड में भी है। तो नागालैंड जी। का अलग जी। से बताने का कोई मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है, सारे ग्रुप्स बिल्कुल। वही है। और सर, अब उसके नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो ईस्ट अरुणाचल आएगा। यानी अरुणाचल तो जैसा कि सभी जानते हैं बहुत ही शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जी। उसका जो ईस्टर्न एरिया है सर, अरुणाचल का ईस्टर्न एरिया, तिराप, चांगलांग, लुमडिंग, खुंसा, इस टाइप के जो एरिया है ईस्टर्न अरुणाचल, जी। सर वो नागा डोमिनेटेड है। तो चूंकि नागा डोमिनेटेड है, तो सारे मतलब जो नागा के ग्रुप्स है वहां मतलब डोमिनेट करते हैं। अभी एग्री। आपने देखा जो असम राइफल्स के ऊपर मतलब कैंप के ऊपर अटैक हुआ था, या बहुत सारे अटैक हुए थे, तो उन एरिया में नागा ग्रुप्स तो मतलब एक्टिव है ही है। उल्फा भी एक्टिव है। उल्फा इसलिए एक्टिव है
कि जो आपका नॉर्थ असम का जो एरिया है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, उस इलाके से जो आपके उल्फा आई के जो कैडर है, उल्फा इंडिपेंडेंट के जो कैडर है, ये ईस्टर्न अरुणाचल होते हुए म्यांमार जाते हैं। क्योंकि असम जो है सर म्यांमार से लगा हुआ नहीं है। असम चारों ओर से कई दूसरे स्टेट से, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिल्कुल, सॉरी सर, ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है। तो अरुणाचल वाला एरिया यूज करते हैं ये अपने उल्फा आई वाले। तो वहां भी आप देखते होंगे इनकाउंटर में उल्फा वाले मारे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कई ऑपरेशन हुए हैं सर। तो अब हम बात करते हैं, सॉरी सर, अब हम बात करते हैं सर असम की। असम में सर मेन ट्राइब, तो ट्राइब नहीं कहेंगे, मतलब मेन कम्युनिटी जो असामीज है उनका उल्फा सर, उल्फा है ग्रुप। उल्फा नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशनल, सॉरी उल्फा, ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये उल्फा के नाम से 80 के दशक में खड़ा हुआ था। रंजन, सॉरी, ये अपना अरविंद राज हुआ, परेश बरुआ, ऐसे ऐसे लोग थे। ये स्टूडेंट थे, इन्होंने इसको रेज किया था। और इनका डिमांड था कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं इंडिया, और सॉरी बांग्लादेश से आए हुए हैं असम के अंदर, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये मतलब परमानेंट सेटल्ड होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ इनका आंदोलन हुआ था। लेकिन बाद में ये आंदोलन मतलब सशस्त्र आंदोलन बन गया और भारत के खिलाफ हो गया। अब ये अपनी मतलब भारत से आजादी की डिमांड करने लगे। इनका कहना था कि इंडिया यहाँ से तेल लेता है, इंडिया यहाँ से बहुत सारा चीज लेता है और बदले में असम के लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो हमारे असम के लोग गरीब है, जब हम इंडिया से अलग हो जाएंगे तो हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। तो उसके बाद से उल्फा भारत से अलग होने का लड़ाई छेड़ दिया और भारत सरकार को उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन राइनो स्टार्ट करना पड़ा। और आज का सिचुएशन ये है कि उल्फा की इंसर्जेंसी पूरी तरह से खत्म है सर, क्योंकि इनका जो मेन लीडर था, जब तक बांग्लादेश में सर शेख हसीना की सरकार नहीं थी, खालिदा जिया की सरकार थी, तो उल्फा के मैक्सिमम कैंप जो थे बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश से मदद मिलता था, वहां पे लोग ट्रेनिंग करते थे। लेकिन जब खालिदा जिया की सरकार गिर गई बांग्लादेश में, शेख हसीना आए, तो शेख हसीना ने क्या किया, भारत के साथ समझौता किया और सारे इंसर्जेंट ग्रुप को अपना कैंप छोड़ने को कहा। और रंजन, सॉरी बार बार मैं रंजन देवमारी का नाम ले रहा हूँ, वो एनडीएफबी के हैं, बोडो के हैं, और मैं बात कर रहा हूँ उल्फा की। तो ये जो अपने अरविंद राज हुआ है, ये अरेस्ट हो गए और भारत सरकार को इन्होंने सौंप दिया, यानी बांग्लादेश ने भारत सरकार को सौंप दिया। और परेश बरुआ भी बांग्लादेश से भाग करके म्यांमार होते हुए चाइना पहुंच गए। अब इसमें मतलब सर क्या हुआ कि जब राज खुआ जब आ गए जेल में, इंडिया के कैप्चर में आ गए, तो उन्होंने भारत सरकार के साथ पीस टॉक शुरू किया और उनके सारे कैडर्स ने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर किए हुए जो उनके कैडर थे उनको नाम दिया गया सुल्फा, यानी उल्फा के अगेंस्ट में आया सुल्फा। सरेंडर्ड, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट थे उनके, उल्फा के, सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो उन्होंने उल्फा के अगेंस्ट में भी काम किया और उल्फा की इंसर्जेंसी को काबू करने में काफी उनका योगदान रहा। लेकिन परेश बरुआ जो भाग के चाइना चला गया, उसने इस पीस टॉक को नहीं माना और उल्फा और मतलब अरविंद राज खुआ और इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डील को उसने नहीं माना और उसने अपनी मतलब खुद को तोड़ के उल्फा इंडिपेंडेंट बना दिया सर, उल्फा इंडिपेंडेंट। तो छिटपुट भारत पे हमले करते रहा, आज भी हो रहा है, छिटपुट हमला करता है, लेकिन उनके पास उतने कैडर्स नहीं है सर। वो अपनी जान बचा के चाइना में बैठा हुआ है, उनके पास कैडर्स थोड़े बहुत हैं और वो कैडर्स भी जैसे कि जो नागा ग्रुप्स हैं या जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी मदद से मतलब काम करते हैं, उनका कोई उतना बड़ा वो नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि असम में कोई इतनी बड़ी इंसर्जेंसी की समस्या नहीं है। जो समस्या है सर वो मणिपुर में है और नागालैंड में। और नागालैंड में चूंकि एक नागा कम्युनिटी की इंसर्जेंट ग्रुप है, तो वो भी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे मेन समस्या है आपके मणिपुर में। और सर जैसा कि मिजोरम के बारे में आप जानते हैं, वहां किसी टाइम में इंसर्जेंसी था, एमएनएफ ने सरेंडर किया और वहां उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो आज मिजोरम पीसफुल है। त्रिपुरा में भी सर 2015 में
आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया, क्योंकि वहां का जो दो मेजर इंसर्जेंट ग्रुप था, एटीटीएफ और एनएलएफटी। एटीटीएफ मींस ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और एनएलएफटी मींस नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं सर, इन्होंने क्या किया कि मतलब इनकी काफी डिमांड्स पूरी हो गई, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। लड़ाई ये थी सर वहां की, चूंकि त्रिपुरा तीन तरफ से, सर आप मैप में देखेंगे तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार हुआ तो बहुत सारे मतलब जो रिफ्यूजी लोग थे, हिंदू शरणार्थी, वो त्रिपुरा में आए और गवर्नमेंट ने भी सेटलमेंट किया। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, जो लोकल ट्राइबल्स थे, देव वर्मा या उस टाइप के बहुत सारे लोग हैं, रियांग लोग भी हैं वहां, बहुत सारे लोग हैं। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, जो लोकल ट्राइबल्स थे, वो माइनॉरिटी में चले गए और बंगाली लोग मेजोरिटी में हो गए। तो मेजोरिटी में चूंकि बंगाली लोग हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बंगाली लोग, जुडिशियरी में भी बंगाली लोग, जमीनें भी बंगाली लोगों के पास, और जो त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, उसमें भी मैक्सिमम रेजिडेंस बंगाली लोगों का। तो इन लोगों ने मतलब रिवोल्ट कर दिया, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आया और दोनों कम्युनिटी के बीच में मतलब दोस्ताना संबंध बने, और सरकार ने वहां पे ऑपरेशंस करके या पॉलिटिकल सुधार करके या बहुत सारी चीजों के जरिए पैकेज दे करके वहां पे इंसर्जेंसी को खत्म किया, और जो भी मेन इंसर्जेंट ग्रुप है वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उसमें से भी लोग पॉलिटिक्स में आ गए। अब एक चीज सर असम में मैंने नहीं बताया, उल्फा का तो आपको बता दिया। तो जो मतलब आसामीज कम्युनिटी के लोग हैं वो उल्फा में थे, बट आपने बोडोलैंड का नाम सुना होगा, बोडोलैंड की डिमांड थी। बोडो जो उग्रवादी थे, एक एनडीएफबी ग्रुप था सर असम में, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। उससे पहले भी कई सारे छोटे छोटे, जैसे बोडो लिबरेशन फ्रंट या बोडो सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। बीएसएफ मींस हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, एक इंसर्जेंट ग्रुप भी थी जिसका नाम बीएसएफ था, बहुत कम लोगों को पता होगा असम में, बोडोलैंड वाले एरिया में। बीएसएफ मतलब बोडोलैंड सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सारे सरेंडर हो गए, क्योंकि बोडोलैंड वाला जो एरिया है, स्टेट तो नहीं बना, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ऑटोनोमस, मतलब एक स्टेट के अंदर दूसरा स्टेट, यानी ऑटोनोमस स्टेट दे दिया, उनका हिल काउंसिल दे दिया। तो उनकी डिमांड्स पूरी हो गई, और वहां भी जो मतलब बड़े बड़े जो मतलब ग्रुप थे वो भी राजनीति में आ गए, राजनीति की मुख्य धारा में आ गए, और वहां भी कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है जो बोडोलैंड वाला वो था। तो लगभग मुझे लगता है कि हाँ, सभी स्टेट कवर हो चुका है। मैंने आप असम कवर कर लिया, अरुणाचल कवर हो गया, नागालैंड कवर हो गया, मणिपुर कवर हो गया, त्रिपुरा कवर हो गया, त्रिपुरा कवर हो गया, मेघालय कवर नहीं हुआ है। तो बात हम करेंगे मेघालय की। तो मेघालय में भी सर इंसर्जेंसी थी एक टाइम में, इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी नहीं थी कि आर्मी लगानी पड़े, असम राइफल लगानी पड़े, लेकिन जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब यूज करना पड़ा था। तो सर बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय का इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब खालिदा जिया की सरकार थी, तो बांग्लादेश में भी मतलब ये मतलब बोला जाता, तो बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी, तो वहां पे भी मतलब जो ये अपने मेघालय के जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, उनको मतलब वहां से मतलब खाद पानी मिला सर। खाद पानी कहने का मतलब है कि पूरी मदद मिली उनको, और उनकी ट्रेनिंग भी उधर। तो अगर आप मेघालय को देखें तो सर वहां पे तीन प्रकार की मेजर कम्युनिटी है। नंबर एक आपका गारो है, दूसरा खासी है, और तीसरा जयंती है। और भी छोटे छोटे मतलब ट्राइब्स है, बट मेन ट्राइब्स तीन ही है। और वहां की पहाड़ियों के नाम भी इन्हीं ट्राइब्स के नाम पे है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो गारो, खासी, जयंतिया सभी को अपना स्टेट चाहिए। गारो को अपना स्टेट चाहिए था, और खासी को अपना चाहिए था, जयंतिया को अपना चाहिए था। शुरू में तो स्टेट चाहिए था, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड शुरू कर दी। ओके। जैसे कि उनका गारो का एक गारो का जो ग्रुप है जीएनएलएफ, गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उसी प्रकार से जो खासी है, मेघालय की जो सर कैपिटल है शिलोंग, जो पहले किसी टाइम में पूरे असम का कैपिटल हुआ करता था। बाद में जो ये स्टेट डिवाइड हुए तो मेघालय बन गया, तो शिलोंग सर मेघालय का कैपिटल हो गया। तो वो खासी हिल्स है सर, जो है खासी हिल्स है। तो खासी का जो है एचएनएलसी ग्रुप, ह्यून ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसी प्रकार से एक ग्रुप नेशनल वॉलेंटियर काउंसिल,
इस प्रकार के ग्रुप थे, मैक्सिमम सरेंडर हो गए। कोई पीस टॉक वगैरह तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम फोर्स के दबाव से गवर्नमेंट के ऑपरेशन से खुद ही सरेंडर हो गए। कागजों में वो जिंदा है, एक आध कैडर है उनके पास, बट वहां पे कोई ऐसा मतलब जरूरत नहीं है कि वहां पे आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़े या आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े या असम राइफल को डिप्लॉय करना पड़े। ऐसी कोई मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे खराब अगर कहीं पे कंडीशन है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में कंडीशन है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करें तो नागालैंड और ईस्टर्न और अरुणाचल में थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, क्योंकि जो नागा ग्रुप्स हैं सर, कुछ तो गवर्नमेंट के साथ सीज फायर में है और कुछ नहीं है। तो जो नहीं है वो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं, जैसे कि आपका वाईए फैक्शन हो गया या के फैक्शन हो, एनएससीएन का के फैक्शन हो गया। तो जो भी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के जो भी फैक्शन लड़ रहे हैं, तो उससे नागालैंड में भी प्रॉब्लम है, मणिपुर में भी प्रॉब्लम है, अरुणाचल में भी प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि काफी सर्च तो नहीं कहूंगा इसको, जो मैटर है। काफी लंबा वीडियो हो गया, इतना दर्शक देखेंगे नहीं पंडित जी, क्योंकि वो भी दो पार्ट में करेंगे जी, दो पार्ट में आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि असम राइफल ने बहुत सफलता पाई है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को काबू में लाने के। कड़ी मेहनत, दशकों के प्रयास हैं, जिसके बाद आज हम नॉर्थ ईस्ट में शांति देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये जो 2-4 ग्रुप अभी बचे हुए हैं, जल्दी ही इनके फन भी कुचल दिए जाएंगे। शुक्रिया रणजीत कुमार। थैंक यू सर, आपने समय दिया और इतनी डिटेल में बातचीत की। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर।